नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी ऑन वर्क अरेंजमेंट MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएन संधि डायोड समीकरण। हमने पीएन संधि डायोड के लिए समीकरण प्राप्त किया था, जो कि बी वोल्टेज और धारा I के मध्य एक संबंध था कि धारा किस प्रकार आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। अगर आरोपित वोल्टता अग्रदिशिक बायस की स्थिति में है तो अर्थात धनात्मक है, तो इस स्थिति में जो धारा अग्रधारा कहलाती है और उसके लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था। इसी प्रकार पश्चदिशिक बायस की अवस्था में हमने धारा के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, जिसमें B ऋणात्मक होता है, आरोपित वोल्टता पश्चदिशिक बायस स्थिति में होती है, जिससे हमें प्राप्त हुआ था कि पीएन संधि डायोड एक नॉन लीनियर अरेखीय तथा एक दिशिक यूनिडायरेक्शनल धारा युक्ति है। आज हम पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव, कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि हम पूर्व के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पीएन संधि डायोड को बनाने के लिए एक पी टाइप का अर्धचालक और एक एन टाइप के अर्धचालक की परमाणुविक रूप से संधि की जाती है, और जो संधि स्थल होता है, जंक्शन प्लेस होता है, उस पर एक अवक्षय परत डेप्लीशन लेयर बन जाती है। इस डेप्लीशन लेयर में कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता है तथा इसमें धनात्मक एक पी साइड ऋणात्मक स्थिर आवेश तथा एन साइड धनात्मक स्थिर आवेश उपस्थित होते हैं, और यह एक अवक्षय परत होती है, विभवरोधिका की तरह काम करती है, जो कि पी साइड उपस्थित मुक्त आवेशवाहक अधिसंख्य मुक्त आवेशवाहक होलों को एन साइड की ओर जाने से तथा एन साइड की ओर से अधिसंख्य मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों को पी साइड की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार अगर हम दूसरी दृष्टि से इस पीएन संधि डायोड को सोचें तो हम देखते हैं कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के अधिसंख्य रूप से मुक्त आवेशवाहक संग्रहित होते हैं। अवक्षय परत के एक साइड तो पी टाइप होल मुक्त आवेशवाहक संग्रहित होते हैं और एक संधि की अवक्षय परत की दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेशवाहक संग्रहित होते हैं, और जो कि अवक्षय परत है, अवक्षय परत एक परावैद्युत माध्यम के समान व्यवहार करती है। तो इस प्रकार जो पीएन संधि डायोड है वो उसको हम एक साधारण संधारित्र के समान मान सकते हैं, या पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान होता है, जिसमें मुक्त आवेश युक्त पी व एन प्रभाग में संधारित्र की प्लेटों के समान जो मुक्त आवेश युक्त पी भाग है वो संधारित्र की एक प्लेट के समान, और मुक्त आवेश युक्त एन प्रभाग एन रीजन है वो संधारित्र की दूसरी प्लेट के समान होता है, तथा इसके बीच में
इसमें जो बीच में अविच्छेद परत होती है यह परावैद्युत माध्यम के समान होती है। इस प्रकार यह एक वास्तविक संधारित्र के समान कार्य करता है। पीएन संधि डायोड एक वास्तविक संधारित्र के समान कार्य करता है, जिसकी धारिता संधि धारिता जंक्शन कैपेसिटेंस, जिसकी धारिता संधि धारिता कहलाती है। इस संधि धारिता की अगर हम निर्भरता देखें तो जो संधि धारिता है, अगर हम एक सामान्य संधारित्र की बात करें तो उसकी जो धारिता है वो परावैद्युत माध्यम की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से इस पीएन संधि डायोड की जो संधि धारिता है वो, इसके लिए परावैद्युत माध्यम क्या है, अविच्छेद परत। तो जो इसकी संधि धारिता अविच्छेद परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अविच्छेद परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यह जो अविच्छेद परत की मोटाई है, जिसका हम पूर्व में वर्णन कर चुके हैं पूर्व के लेक्चर्स में, कि जो अविच्छेद परत की मोटाई है वो आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। अगर हम आरोपित वोल्टता अग्रदिशिक स्थिति में होती है तो इस स्थिति में अविच्छेद परत की मोटाई कम हो जाती है, जबकि पश्चदिशिक बायस की स्थिति में, पश्चदिशिक बायस स्थिति की वोल्टता में अविच्छेद परत की मोटाई है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो संधि धारिता है पीएन संधि डायोड की, वो आरोपित वोल्टता का फलन होती है, आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो संधि धारिता है पीएन संधि डायोड की, वो आरोपित वोल्टता का फंक्शन होती है, आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त यह जो दूसरी चीज पर निर्भर करती है वो है संधि धारिता जो है वो आवेश वितरण पर भी निर्भर करता है, कि जो संधि के अक्रॉस आवेश है उसका वितरण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के आवेश वितरण लेंगे, उनके लिए हम संधि धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम दो प्रकार के आवेश वितरण लेंगे उसमें एक है रेखिकतः प्रवणित संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, और दूसरा टाइप है जो हमारा आवेश वितरण का, उसके लिए वो है सहसा परिवर्तन युक्त संधि एब्रप्ट जंक्शन। इन दोनों के लिए हम संधि धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लेंगे रेखिकतः प्रवणित संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। जो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है में जो आवेश घनत्व है उसका जो परिवर्तन है वो लीनियर होता है, सरल रेखिक होता है, इसीलिए इसको रेखिकतः प्रवणित संधि कहते हैं। अर्थात रो आवेश घनत्व प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, एक्स का लीनियर फंक्शन होता है। प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट खोलेंगे तो रो इक्वल्स टू ए एक्स होता है, जहाँ पर जो ए है इसका मान है ए इक्वल्स टू ई होल मल्टीप्लाई विथ एन ए प्लस एन डी ओवर डी। ई ए इक्वल्स टू एन ए प्लस एन डी होल मल्टीप्लाई विथ ई ओवर डी, जहाँ पर डी अविच्छेद परत की मोटाई को निरूपित करता है। एन ए है नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, जो हमारे ग्राही परमाणु हैं उनका संख्या घनत्व है, और एन डी निरूपित करता है हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व। इस प्रकार इस आवेश वितरण लीनियरली रेखिकतः प्रवणित संधि के लिए जो आवेश वितरण है वो रो इक्वल्स टू ए एक्स के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए हम संधि धारिता व्युत्पन्न करेंगे। इस प्रकार के आवेश वितरण के लिए जो अपद्रव्य घनत्व है
विभव है और आवेश घनत्व का अवक्षय परत में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। यहाँ पर हमने देखते हैं जो रेखिकता प्रवृत्त संधि है उसमें जो अपद्रव्य घनत्व है, जो हमने डोपिंग की है, उनकी जो डेंसिटी है उसका परिवर्तन x के साथ निम्न प्रकार होता है कि p रीजन में जो नंबर डेंसिटी है वो अवक्षय परत तक लगभग कांस्टेंट होती है। इसके पश्चात इनकी जो डेंसिटी है एक्सेप्टर एटम्स की वो लीनियरली डिक्रीज होती है और यहाँ पर जो जंक्शन के सेंट्रल पॉइंट पर से इसमें डोनर एटम्स की जो घनत्व है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। कहाँ तक? अवक्षय परत की जो दूसरी बाउंड्री है एन टाइप के रीजन में जो बाउंड्री है वहाँ तक। फिर उसके बाद के रीजन में जो दाता परमाणु है उनका जो संख्या घनत्व है वो कांस्टेंट रहता है। और इसका विभव हम इसके लिए जो आवेश घनत्व है, चूँकि रो इक्वल्स टू ए एक्स है, एक्स का लीनियर फंक्शन है जिसको हम ड्रॉ करेंगे, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव रूप से लीनियरली इंक्रीज होगा। और इसी प्रकार एक्स इक्वल्स टू, अगर हम इसको सेंट्रल पॉइंट को 0 की तरफ लें और एन टाइप को अगर हम पॉजिटिव रीजन में ड्रॉ करें और पी टाइप को नेगेटिव रीजन में ड्रॉ करें तो इस प्रकार से जो इसमें रो इक्वल्स टू ए एक्स, तो जब x माइनस होगा तो रो भी माइनस होगा और लीनियरली इसका नेचर होगा, रेखिक नेचर होगा। इस तरीके से इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। और यह नेचर कब तक होगा? जहाँ तक हमारी अवक्षय परत है। अवक्षय परत की जो बाउंड्रीज हैं वो है -d/2 से लेके +d/2 तक। और इसके लिए जो विभव है उसका परिवर्तन x के सापेक्ष इस प्रकार से परिवर्तित होगा, जिसको हम आगे देख लेंगे। इसका हम विभव के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, उससे हम इसके नेचर का डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम, चूँकि हमें आवेश घनत्व पता है, तो इस अवक्षय परत में हम सबसे पहले पॉइसन समीकरण से जाएंगे। पॉइसन समीकरण जो विभव है उसके लिए, चूँकि ये 1 डायमेंशनल हमने कंसीडर किया है, तो d²v/dx² इक्वल्स टू -ρ/ε। चूँकि जो हमारा आवेश घनत्व का परिवर्तन है वो हमने लीनियरली 1 डायमेंशनल लिया है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता को निरूपित करता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी को निरूपित करता है और जो Vx है वो विभव को निरूपित करता है x दिशा में। तो इस प्रकार यहाँ पर हम रो का मान रखेंगे, रो इक्वल्स टू ax का मान रखेंगे और इस समीकरण का समाकलन करेंगे। समाकलन करने से जो इसका द्वितीय कोटि का अवकलन है वो प्रथम कोटि के अवकलन में परिवर्तित हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू -a/x x²/2। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा? x²/2 और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके लिए बाउंड्री कंडीशन का यूज करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 का मान निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? जो अवक्षय परत की जो बाउंड्रीज हैं x इक्वल्स टू +d/2 और x इक्वल्स टू -d/2, इस पर क्या होता है, जो पर dvx/dx इक्वल्स टू 0 होगा, उसमें हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे तो +x इक्वल्स टू +-d/2 रखेंगे, जिससे हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 का मान ये प्राप्त होता है ad²/8ε। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया। इस इक्वेशन में का मान हम इसमें रखेंगे, जिससे हमें इक्वेशन 6 मिलेगी। इक्वेशन 6 में हम देखते हैं ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है Vx में। इसका पुनः, चूँकि हमें Vx का मान फाइंड करना है तो इसका पुनः हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए जब इसका हम समाकलन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हट के Vx आ जाएगा और यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 और
यहाँ पर चूंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन के लिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकालें और 1 का इंटीग्रेशन करें तो विद रिस्पेक्ट ऑफ x तो क्या होगा x और प्लस c2, ये c2 दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है। यहाँ पर हम ये हमें इक्वेशन 7 प्राप्त होती है vx के लिए, जिसमें c2 क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से हम बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि जो विभवांतर है अवक्षय परत की जो सीमांत स्थितियां हैं बाउंड्रीज पर के मध्य जो विभवांतर है वो क्या होता है v माइनस vb, और विभवांतर क्या होगा v dy2 माइनस vd माइनस dy2। इसका मान किसके बराबर होगा v माइनस v। इस बाउंड्री कंडीशन का अगर हम यूज करेंगे तो जिससे हमें यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे dy2 x इक्वल्स टू dy2 और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस dy2, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे और c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसको सॉल्व करने के बाद जो b माइनस vb है इक्वल्स टू होगा a d क्यूब ओवर 12 एप्सिलॉन। अवक्षय परत की जो विभवांतर है, अवक्षय परत के लिए जो विभवांतर है वो क्या होगा a d क्यूब ओवर 12 एप्सिलॉन। इस प्रकार जो अवक्षय परत की मोटाई है d हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। d जो अवक्षय परत की मोटाई है d इक्वल्स टू इतना हमें मिलेगा, क्योंकि ये डी क्यू है और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी 1/3 पावर लेंगे पूरे समीकरण की, और जिससे हमें डी का रिलेशन फाइंड होता है जो कि v पर डिपेंड करता है। इस प्रकार जो अवक्षय परत की मोटाई है वो विभवांतर v पर निर्भर करती है। और इसमें जो हमने अधिकतम आवेश घनत्व है वो किस पर होगा, क्योंकि ये अवक्षय परत में जो आवेश वितरण है वो लीनियरली है, और जो बाउंड्री है अवक्षय परत की x इक्वल्स टू dy2 प्लस माइनस dy2 पर है। इस स्थिति में x क्या होगा मैक्सिमम होगा, और इस स्थिति में जो आवेश घनत्व है वो भी क्या होगा अधिकतम होगा, क्योंकि जो अवक्षय परत के लिए जो अधिकतम डिस्टेंस है वो क्या है x इक्वल्स टू प्लस माइनस dy2। तो अधिकतम आवेश घनत्व है वो कितना होगा ρm इक्वल्स टू ax और x इक्वल्स टू dy2, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संधि के एक और कुल आवेश q का हम मान ज्ञात करें एकांक काट क्षेत्र के लिए कितना होगा इक्वल्स टू ρm ऊंचाई तथा dy2 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ρm ऊंचाई तथा dy2 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ρm ऊंचाई और dy2 आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है d/2 और ऊंचाई कितनी है ρm, जिसका मान क्या है ad/2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है एक तरफ संग्रहित कुल आवेश एकांक काट क्षेत्र के लिए, तो एक साइड संग्रहित कुल आवेश का मान Q कितना होगा इक्वल्स टू AD² और D का मान हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हम D का मान रख देंगे। समीकरण जो समीकरण 9 से हम D का मान रखेंगे, तो जिससे एक साइड संग्रहित कुल आवेश का मान एकांक काट क्षेत्र के लिए हमें यह प्राप्त होगा। इसी प्रकार संधि के दूसरी ओर इसी परिमाण का परंतु विपरीत आवेश होगा। अब हम संधि की धारिता का मान निकालेंगे। संधि की धारिता चूंकि हम जानते हैं एकांक काट क्षेत्र के लिए यदि आवेश कैपिटल Q है संग्रहित आवेश, तो संधि की धारिता एकांक काट क्षेत्र के लिए अगर हम C' से निरूपित करें
तो सी डैश इक्वल्स टू होगी डेल क्यू ओवर डेल बी, जहाँ पर क्यू क्या है, एकांक काट क्षेत्र के लिए संग्रहित आवेश को निरूपित करता है। तो इसका हम बी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन सिंपल मैथमेटिकल्स के रूल्स, अवकलन के जो नियम होते हैं उनका उपयोग करते हुए हम इसका अवकलन करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें सी डैश का मान ये प्राप्त होता है। सी डैश इक्वल्स टू होगा a रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन रेज टू द पावर 2/3 ओवर 12 मल्टीप्लाई विद v माइनस वी का होल पावर 12 मल्टीप्लाई विद v माइनस वी होल पावर 1/3। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सी डैश का मान प्राप्त होता है, जिससे हम b माइनस बी रेज टू द पावर 1/3 का मान ये प्राप्त होगा। इसको आगे हम मान रखेंगे, जो सी डैश इक्वल्स टू होगा a/3 एप्सिलॉन 2/3, और यहाँ से हम इसका मान इसमें रखेंगे। तो इस स्थिति में हमें ये मान पुट किया, हमने ये वैल्यू पुट की, जिससे आगे सॉल्व करने पर क्या है, सी डैश का मान एप्सिलॉन ओवर डी। तो इस प्रकार एकांक काट क्षेत्र के लिए जो संधि धारिता है वो सी डैश का मान होगा एप्सिलॉन ओवर डी। और यदि संधि का काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है तो संधि की जो कुल धारिता है वो क्या होगी, कैपिटल सी इक्वल्स टू सी डैश ए। सी डैश ए, तो सी डैश का मान हम रखेंगे एप्सिलॉन ओवर डी। तो कुल धारिता सी क्या होगा, एप्सिलॉन ए ओवर डी, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अवक्षय परत की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, ए काट क्षेत्रफल है, और डी अवक्षय परत की मोटाई को निरूपित करता है। तो इस प्रकार हमें संधि धारिता के लिए रेखिकतः प्रवणित संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए संधि धारिता या संधि के लिए कुल धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A ओवर D फैराड। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम संधि धारिता का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें हम दूसरे प्रकार का आवेश वितरण लेंगे और जिसको हमने नाम दिया है, जिसका नाम है एब्रप्ट जंक्शन, सहसा परिवर्तन युक्त संधि। सहसा मतलब अचानक से परिवर्तन वाली संधि, सहसा परिवर्तन युक्त संधि एब्रप्ट जंक्शन। धन्यवाद।